हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सीटेट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर किया था, जो साइकोलॉजी का पार्ट कर रहे थे हम, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 16 से अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 16th क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। 16th क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की गलतियां डैश। बच्चे जो भी अपनी गलतियां करते हैं, बच्चे जो भी एरर्स करते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखेंगे। प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह, यानी कि बच्चों की गलतियां हैं, उनसे हमें पता चलता है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। बहुत अच्छा ऑप्शन 3 दिया गया है कि बच्चे की जो गलतियां हैं वो हमारी लर्निंग का एक पार्ट होती है, जिससे हमें उनके विचार में एक अंतर्दृष्टि देती है कि पता लगता है कि बच्चा हाँ कर रहा है, सही राह पर चल रहा है, तभी गलतियां होती है। तो थर्ड आंसर हमारा करेक्ट है। उसके बाद है 17th क्वेश्चन, मूल्यांकन को डैश। मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन करना, किसी चीज का असेसमेंट होते हैं जो हमारे स्कूल में, वो बच्चे को किस प्रकार बताते हैं, क्या पता चलता है हमें, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमें, मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। सेकंड, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। आपको क्या लगता है, जो हमारा असेसमेंट होता है वो एक अलग से गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, यानी कि आपको एक एक्टिविटी बता दे कि आप इसको करेंगे, आपको सारे इसी बेस पे नंबर मिलेंगे, इसी के बेस पर आपका इवैल्यूएशन हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। सेकंड है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये कि आप जो भी पूरा साल पढ़ते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती है क्लास में, वो सभी इसका एक पार्ट होना। थर्ड पॉइंट है हमारा, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, यानी कि सिर्फ इवैल्यूएशन, जो भी असेसमेंट हो रही है हमारी, वो बच्चे के नंबर देख के कर देनी चाहिए कि हाँ इस बच्चे के इतने नंबर आए हैं स्टडी में, तो ये ठीक होगा। या फिर फोर्थ ऑप्शन है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि बच्चों का एक लिखित टेस्ट ले लेते हैं रिटर्न, जिसमें उनको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन दे दिया जाएंगे और जिससे उसका इवैल्यूएशन असेसमेंट का पता लग जाए। इनमें से कौन सा पॉइंट ठीक है आपके अकॉर्डिंग? इवैल्यूएशन असेसमेंट है वो किस प्रकार होनी चाहिए? सेकंड पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जो भी हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, वो उसका एक पार्ट होनी चाहिए, जो भी पूरा टाइम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्ड फ्रेम होती है, उसके अनुसार लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया होनी चाहिए, या फिर हमारी जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया होनी चाहिए, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये अगर आपको संरचनात्मक दृष्टिकोण देखना है तो उसके लिए आपको एक्टिव एंड सोशल इन इट्स करैक्टर होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन सक्रिय रूप से एक्टिव होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, तो हमारा फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट होगा। निष्क्रिय नेगेटिव रूप में हम नहीं लेंगे उसको, जानकारी के अर्जन की सिर्फ जानकारी ले इतना भी नहीं होना चाहिए, हर कार्य को सोसाइटी में एक्टिव रूप से करे वो होना चाहिए। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन लाने होने की, सिर्फ एक चेंज लाना ही हमारी संरचना को, दृष्टिकोण को नहीं दर्शाता है, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए सामाजिक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। यानी कि इसमें बताया गया है कि कोई एक स्टूडेंट है जो अच्छे से किसी कार्य को प्रेजेंट नहीं कर पाता है, तो वो फील करने लग जाता है कि पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं कर पा रहा है, वो हतोत्साहित महसूस करता है और वो नेक्स्ट कोई भी काम होता है उससे पहले अपनी आस छोड़ देता है और उसे छोड़ देता है आसानी से। तो ये हमें किस बात के बारे में पता चल रहा है, इसमें कौन सा सिद्धांत है हमारा? संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है,
यानी कि ज्ञान और इमोशंस दोनों हमारे एक साथ है, इसके अंदर अलग अलग नहीं है। दूसरा है संज्ञान एवं संवेग संबंधी नहीं है, ये तो अलग है, इसमें रिलेट नहीं है, यानी कि दोनों एक साथ रिलेट नहीं है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो अलग नहीं है। आनुवांशिक और पर्यावरण है वो संबंधित नहीं है, संबंधित यानी कि रिलेट नहीं है। क्वेश्चन में क्या समझ आया कि बच्चे जो भी काम कर रहा है, बच्चे का ज्ञान और जो इमोशंस है उसके, वो दोनों क्या है, एक साथ हैं, अलग नहीं है। तो इसका ए पार्ट है वो बिल्कुल ठीक होगा। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, बच्चा संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ हमें अपने इमोशंस को भी अटैच कर रहा है उसके अंदर, ठीक है। रिलेट तो ये दोनों हैं लेकिन अलग नहीं है, तो आंसर ए आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। एक टीचर है वो बच्चों को प्रभावी रूप से कोई समस्या है, इफेक्टिवली कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित किस प्रकार करें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। सेकंड है पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। और लास्ट है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित कर। क्या कहा है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको इफेक्टिवली टीचर है वो कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है कि जो भी हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें जितने भी तरीके बताएंगे सभी बताकर, या फिर सेकंड में बताया गया है कि एक ही प्रकार के प्रश्न है उनके उत्तर अभ्यास के रूप में मात्रा देकर उन्हें अवसर दें ऐसे, या फिर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उन्हें बार बार बुलवा कर उन पर बल देकर, या फिर बच्चे की जो समस्या है उसे ध्यान से समझें, अनुमान लगाए और फिर बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस दें, फिर उनको प्रोत्साहित करें कि हाँ तुम कर सकते हो, इस तरीके से ज्यादा इजीली होगा। यस, फोर्थ ऑप्शन सबसे अच्छा दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। यानी कि वह कौन सा मेथड है जिसके अंदर स्टूडेंट है वो खुद अपने पहले करता है पहल और एफर्ट्स लगाता है, वो कौन सा हमारा मेथड होगा। सबसे पहले अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि। अंतर व्यक्तिगत विधि क्या होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि विद्यार्थी खुद एफर्ट करता है अपनी बुद्धि से। दूसरा निगमनात्मक विधि क्या होती है, यानी कि बच्चे को पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर फॉर्मूला बताते हैं, पहले डेफिनेशन फिर उसके बाद एग्जांपल्स देते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि यानी कि जो लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है, टीचर के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है। फिर है परंपरागत विधि, जो भी हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसके अनुसार। इसमें क्या है, पहले बच्चा खुद अपनी बुद्धि के अनुसार एफर्ट्स लगाता है, तो वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ओके, ये इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया था, 22। क्वेश्चन 22 में क्या बताया गया है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें हमारे इंटेलिजेंस को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से कौन सा ठीक है वो आपको बताना है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। यस, डी ऑप्शन सबसे बेस्ट बताया गया है कि बुद्धि है वो बहुआयामी है। सही है, बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल है ये। सही, अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अभिसारी और अपसारी में से कौन सी होती है हमारी, हमें इसमें सही बताना है। सही हमारा है फोर्थ, बुद्धि है वो बहुआयामी होती है। ठीक है, जिसमें बुद्धि परीक्षण है, जो भी हमारे इंटेलिजेंस, जो भी हमारी इंटेलिजेंस एबिलिटीज होती हैं, टेस्ट होती हैं, परीक्षण होती हैं, उनके द्वारा
पूर्ण रूप से प्रीमेन न की जाने वाली योग्यताएं शामिल होती है, उनकी एबिलिटी चेक की जाती है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? सबसे पहले समाज में प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी किसे माना जाएगा? सबसे पहले बच्चे की जो बच्चे का जन्म होता है तो उसका सबसे पहला सामाजिकरण कौन होता है? परिवार, विद्यालय, सरकार या मीडिया? बच्चा अपनी फैमिली में रहता है, फैमिली के पास रहता है, तो सबसे पहले परिवार आएगा। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम परिवार, फैमिली। ओके। क्वेश्चन 24 है हमारा, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे का सिद्धांत आपको बताया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने हमें, जो ज्ञान से संबंधित है। तो जीन पियाजे का सिद्धांत क्या बताता है हमें? बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, यानी कि जो बड़े होते हैं उनसे कम होती है बच्चों की सोच, या फिर बच्चों की सोच बच्चों की सोच है वो बड़ों से बेहतर होती है, या फिर बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। वयस्क यहाँ पर एडल्ट है, यानी कि बड़े हैं। तो बच्चों के जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं उनकी सोच है वो बड़ों से थोड़ी अलग होती है, किसमें? क्वांटिटी के रूप में, मात्रा के रूप में। ठीक है, तो हमारा 24th का थर्ड पार्ट करेक्ट है। फिर है 25th क्वेश्चन, जेंडर। जेंडर एक जैविक निर्धारक है, जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, या फिर एक आर्थिक अवधारणा है? जेंडर है वो हमारा बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, या फिर इकोनॉमिक है? सोशल है, समाज के द्वारा बनाई गई एक संरचना है हमारी जेंडर। ठीक है। 26th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ये ऑप्शन दिए गए हैं हमें। विकास के आयाम आपको पता है, डेवलपमेंट, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर हमारे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, पर्सनैलिटी, बहुत सारे डेवलपमेंट होता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व शारीरिक, व्यक्तिगत, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिगत, स्व। आपको बताया था शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये हमारे आयामों की सही पहचान करती हैं। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है? बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्यान से देखें, इसमें सही पूछा है। बच्चे और लर्निंग, यानी कि चिल्ड्रन और उनकी जो लर्निंग है उनके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट दी गई है कौन सी ठीक है? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। थर्ड, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है। एंड लास्ट है हमारा, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडीकृत करना होता है। तो हमें बच्चों को और उनकी लर्निंग का एक सही ऑप्शन बताना है। देखो, इसमें फोर्थ ऑप्शन में क्या कहा गया है कि बच्चों की जो लर्निंग होती है उनको प्रेरित करने के लिए हमें उन्हें को इनाम देना चाहिए या फिर गलती पर दंड देना चाहिए। एक ऑप्शन ये है। एक कहा गया है कि बच्चों की जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होती है, जो वो समाज में रह रही है, उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित और सीमित रखना चाहिए। यानी कि समाज में रहकर वो सीख रहे हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर सीखता है, लेकिन उसका लर्निंग पर इफेक्ट है वो निर्धारित होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बैकग्राउंड को देख कर करें, ऐसा होना चाहिए नहीं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। यानी कि जो बच्चे की हेरिडिटी है, जो फैमिली है, क्या उसके अनुसार ही हम बच्चे को नॉलेज देंगे, मोटिवेट करेंगे? नहीं।
फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें बताया गया है कि सभी बच्चे हैं वो सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, यानी कि जब उनकी खुद की मन करता है सीखने का तभी वो सीखते हैं, सीखने में सक्षम होते हैं। आपको पहले भी बताया गया था कि अगर घोड़े को प्यास लगी है तो घोड़ा पानी के पास जाएगा, कुएं के पास जाएगा, कुआं खुद चलकर उसके पास नहीं आएगा। इसी प्रकार हम कितनी भी कोशिश कर ले बच्चे को सिखाने की, समझाने की, कुछ जब तक बच्चे का कुछ खुद से स्वाभाविक रूप से मन नहीं है सीखने का, वो उसे नहीं सीख सकता। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ठीक होगा। तो 27 का हमारा फर्स्ट पार्ट करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा कौन सी होती है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है जो हमारी, उसमें बच्चे को किस तरह देखा जाता है? सबसे पहले छोटे वयस्कों के रूप में, यानी कि जो हमारे मिनिएचर होते हैं एडल्ट्स के, उनके रूप में। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, यानी कि पैसिव इमिटेरियर्स के रूप में, या फिर सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। एक्टिव एक्सप्लोरर्स होते हैं जो, उनके रूप में, या फिर खाली स्लेट के रूप में। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन हमारी क्या होती है? प्रगतिशील शिक्षा क्या है हमारी कि जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इसमें यानी कि बच्चे का विकास हो रहा है। विकास के दौर में किसी भी प्रकार का कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, यानी कि इसमें किस प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हमारा किस पर बल दिया जाता है? करके सीखने पर बल दिया जाता है। बच्चा प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाए, समस्या समाधान कर पाए। अनेक मेथड से बच्चे को खेल खेल में पढ़ाया जाए, बच्चे का प्रोग्रेस होती रहे, बच्चे की आगे बढ़ता रहे। तो वो किस वे में है? जब बच्चे का एक्टिवली कार्य होगा, जब एक्टिव एक्सप्लोर्स होगा अन्वेषक के रूप में, तो हमारा सी पार्ट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है 29वां क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। आपको बताया था वाइगोत्स्की जी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है, तो सामाजिक गतिविधि, तो क्वेश्चन है हमारा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सामाजिक गतिविधि है, व्यक्तिगत गतिविधि है, निष्क्रिय गतिविधि है, या अनुबंधित गतिविधि है? आपको बताया था वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक गतिविधि से संबंधित बात की गई है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा साइकोलॉजी का, सीटेट के 2019 के पेपर में, जुलाई 2019 का। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? यानी कि इसमें क्या पूछा गया है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेष कौन सा करता है इनमें से? ठीक है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो हमारी, जो प्याजे जी ने हमारी स्टेज दी थी बच्चों की, वो उनमें से जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, वो इनमें से कौन सा फॉलोइंग है, इनमें से कौन सा है? ठीक है, व्रतुल प्रतिक्रिया यानी कि सर्कुलर रिएक्शन, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी कि बच्चे का जो गोल है उसको देखकर बिहेव करना, विलंबित अनुकरण यानी कि इमिटेशंस होती है जो बच्चे के एफर्ट को लेकर। फोर्थ है हमारा विचारों की अंतुक्रमणीयता यानी कि इनवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स। कहने का मतलब है बच्चा इस प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा है जो अपने आसपास देखता है उनको वो यूनिवर्सल करना शुरू कर देता है, अनुकरण करना शुरू कर देता है, जो भी सीखता है आसपास से बोलता है। तो इसका फोर्थ पार्ट ठीक है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, तो ये था हमारा सीटेट का जुलाई 2019 का सॉल्यूशन पेपर का। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अदर पार्ट की बात करेंगे, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।